गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक फिजिक्स क्लास। और आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक करा रहा हूं उसका नाम है बुलेट न्यूमेरिकल। बुलेट न्यूमेरिकल का मतलब है मैं चैप्टर 7 की एक वीडियो आपको बता रहा हूं। इस एक वीडियो का मतलब है इस एक वीडियो में मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, और उस एक न्यूमेरिकल में चैप्टर 7 के सभी टॉपिक्स कवर होंगे आपके। सभी न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल है चैप्टर 7 के, वो सारे न्यूमेरिकल कवर होंगे एक ही न्यूमेरिकल के अंदर, इसलिए इसको नाम दिया गया बुलेट न्यूमेरिकल। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज आपके पास स्टेटमेंट होगी, मोर देन 90% न्यूमेरिकल्स जो होंगे आप बुक्स में देखोगे सभी के अंदर न्यूमेरिकल इसी फॉर्म में मिलेगी, माइनर माइनर चेंज होंगे। गिवन ERMS 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस 10 ओम, इंडक्टेंस 20 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 फैराड या 10 माइक्रोफैराड मान लिया, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ठीक है, अब हमसे पूछेगा क्या क्या। फर्स्ट पॉइंट पूछ सकता है ई का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, ई पूछ सकता हमसे। सेकंड हमसे ई नोट की वैल्यू पूछ सकता है, पीक वैल्यू ऑफ EMF। थर्ड ई एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू को पूछ सकता हमसे। फोर्थ आई की वैल्यू पूछ सकता हमसे। आई का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, और हमसे पूछ सकता है आई नोट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई एवरेज पूछ सकता है हमसे, आई RMS पूछ सकता है हमसे, आई पूछ सकता है हमसे व्हेन रेजोनेंस कंडीशन, हमसे और पूछ सकता है भाई इंपीडेंस Z ऑफ RLC सर्किट, और पूछ सकता है हमसे Z when R and L in circuit, और पूछ सकता है Z when R and C in circuit। ठीक है, और पूछ सकता है हमसे भाई फाइव फेज डिफरेंस when AC circuit contain R only, अगर सर्किट में अकेला रेजिस्टेंस हो तो फेज डिफरेंस 5 कितना होगा। 5 when AC circuit contain L only, 5 when AC circuit contain C only, 5 when 5 इसके बीच में when AC circuit contain रजिस्टर एंड इंडक्टर, और ये 5 इसके बीच में है बिटवीन वोल्टेज, और ये 5 इसके बीच में है EMF और करंट के बीच का। ऊपर वाले जो 3 क्वेश्चन है ये EMF और करंट के बीच के हैं, और जबकि नीचे वाला हमारे पास वोल्टेज के बीच का है। नेक्स्ट फाइव व्हेन R and C in AC circuit, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसका दूसरा नाम है
सोर्स फ्रीक्वेंसी, जिसका तीसरा नाम है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एनसीईआरटी में इसके नाम से न्यूमेरिकल गिवन है, सोर्स फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के नाम से न्यूमेरिकल गिवन है एनसीईआरटी में। और हमसे पूछ सकता है भाई एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, और पूछ सकता है हमसे इंपीडेंस व्हेन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और पूछ सकता हमसे एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और पूछ सकता हमसे पावर डिसिपेटेड व्हेन एसी सर्किट कंटेन रजिस्टर ओनली, और पूछ सकता हमसे पावर डिसिपेटेड when AC circuit contain L only, और पूछ सकता हमसे पावर डिसिपेटेड in full cycle when AC circuit contain C only, capacitor only, और पूछ सकता हमसे power dissipated in full cycle when AC circuit contain R, L and C in series, और पूछ सकता हमसे भाई क्वालिटी फैक्टर, और पूछ सकता हमसे भी पावर फैक्टर, और पूछ सकता हमसे भाई ये सभी के सभी जो आपको बता रहा हूं ये एक स्टेटमेंट से मैं डराइव करके दिखाऊंगा आपको सभी क्वेश्चंस। ठीक है, आप इस एक न्यूमेरिकल को कर लेना, आपको एनसीईआरटी में इसके अलावा और न्यूमेरिकल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको खुद बिलीव हो जाएगा ये सारे पॉइंट्स हम एक स्टेटमेंट से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है भाई ERMS फॉर फुल साइकिल, सॉरी E एवरेज फॉर फुल साइकिल, I एवरेज फॉर फुल साइकिल। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं भाई। हो सकता है और एक दो मुझे और याद आ जाए क्वेश्चन कराते हुए। 28 क्वेश्चन है आई एवरेज व्हेन फुल साइकिल, फुल साइकिल ऑफ एसी की बात होगी तब। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास में 28 है फिलहाल। हो सकता है मुझे एक दो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट याद आ जाए न्यूमेरिकल करते हुए। तो शुरू करते हैं भाई, ये तो क्वेश्चन थे भाई, अभी न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इनका। तो भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास भाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है E, और E होता है E नोट साइन ओमेगा टी के बराबर। E नोट साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया। अब बात सुनो ध्यान से। अब मेरे को E नोट की रिक्वायरमेंट है, E नोट मेरे को चाहिए और साइन ओमेगा टी चाहिए। अब E जो गिवन होती है वो ERMS होती है, याद रखना। क्या ये ERMS, और ERMS मेरे पास अवेलेबल है। तो ERMS और E नोट का रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। E नोट बाई √2
ई नोट बाई √2 होता है ERMS। ई नोट बाई √2 क्या होता है? ERMS। तो यहां से ई नोट कितना आएगा? ERMS मल्टीप्लाई √2, जबकि ERMS कितना है? 220 इंटू √2। ये मेरे पास क्या आ गया? ई नोट, जो कि आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको यहां से। ठीक हो गया? ई नोट किसके बराबर आएगा? 220 RMS वैल्यू गिवन थी, मल्टीप्लाई √2 कर देंगे। ठीक हो गया? यार ई नोट मिल गया आपको। अब ई नोट अगर मिल गया है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वहां से हो जाएगा। कैसे? ई नोट की वैल्यू पुट करेंगे 220 √2 साइन ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू, न्यू कितना है? 50। तो 50 मल्टीप्लाई 2 पाई, जो कि कितना बन जाएगा? 100 पाई। तो 100 पाई टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। और आपको कोई भी फर्दर सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है? ये सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर है। √2 की वैल्यू पुट करना चाहो कर सकते हो, आप सोल्व करना चाहो तो। ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट भाई ई एवरेज। थर्ड क्वेश्चन में ई एवरेज क्या है? ई एवरेज हमारे पास क्या बनेगा? अगर मैं ई नोट की वैल्यू मेरे को पता है, ई नोट मेरे को पता है, याद करो ई एवरेज का फार्मूला था 63.7% ऑफ ई नोट। 63.7% ऑफ ई नोट। तो ई नोट मल्टीप्लाई 0.637, ई नोट मल्टीप्लाई 0.637, और ई नोट मेरे पास कितना है? ये रहा 220 √2 मल्टीप्लाई 0.637 इज इक्वल टू ई एवरेज। हमारे पास वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। अगर मुझे ERMS देता है तो ERMS से मैं ई नोट डेराइव कर सकता हूं, और ई नोट से मैं ई एवरेज फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक हो गया? थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ पे आते हैं। अब मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। क्या चाहिए मुझे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। और करंट कैसे डेराइव करोगे भाई? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। I जो की बराबर होगा I नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। I बराबर किसके होगा? I नोट साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया? अब I नोट कैसे निकालोगे यार? I नोट हमारे पास निकलेगा कहां से? I नोट बनेगा ERMS अपॉन Z। ERMS अपॉन Z। ठीक हो गया? ERMS अपॉन Z। ये हमारे पास आएगा IRMS। क्या आएगा? IRMS। ठीक हो गया? तो IRMS आपको तब मिलेगा जब हम ERMS अपॉन में इंपीडेंस कर देंगे। बात आ गई भाई, इंपीडेंस नहीं पता, हमें इंपीडेंस नहीं पता। इंपीडेंस हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 करना पड़ेगा मुझे सोल्व। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पता है Z हमारे पास किसके बराबर होगा? R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर रूट। ये इंपीडेंस होता है। R की वैल्यू पता है, देखो इधर की L गिवन है, C गिवन है, तो R का स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा L। XC की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई ओमेगा C। इसका स्क्वायर कंप्लीट का रूट। ठीक हो गया? ओमेगा L, XL की वैल्यू, XC की वैल्यू 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई न्यू। तो बन जाएगा R का स्क्वायर प्लस 2 पाई न्यू L माइनस 1 बाई 2 पाई न्यू C। इसका स्क्वायर कंप्लीट का रूट। ठीक हो गया भाई? क्या मिल जाएगा यहां से? एक बात बताओ, R की वैल्यू पता है, गिवन है, L की वैल्यू पता है, गिवन है, C की वैल्यू पता है, गिवन है, न्यू भी गिवन है। तो क्या Z निकाल सकते हो? Z अगर निकल जाएगा तो ERMS 220 थी, तो ERMS अपॉन Z कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास में? IRMS। अगर IRMS आ जाता है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहां से पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो गया। अब IRMS चाहिए, यहां से मेरा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा होगा। कैसे पूरा होगा? देखो ERMS अपॉन Z चाहिए। ERMS कितना है? 220। Z मैं यहां से निकाल चुका हूं, तो ERMS अपॉन Z क्या बन जाएगा? IRMS। ERMS की वैल्यू
220, जेड की वैल्यू यहां से निकली, दोनों को डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा IRMS। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब IRMS मेरे पास निकल चुका है, क्या क्या मेरे पास में IRMS। ध्यान देना भाई, देखो मैं मेथड बता रहा हूं क्वेश्चन में, अदरवाइज ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। IRMS आपको मिल गया, कैसे मिला? ERMS गुण जेड करने से, और ERMS कितना है? 220 है। जेड मेरे पास ये आ चुका है RLC सर्किट का, जेड मिल गया, ERMS पता है, दोनों को डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा IRMS। ठीक हो गया। IRMS अगर मिल गया तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है, 2 पूरा हो चुका है, 3 पूरा हो चुका है, और इसके बाद हमारे पास में और क्या पूरा हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 जेड पूरा हो गया है RLC सर्किट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 IRMS पूरा हो चुका है। ठीक है, अगर IRMS मिल गया, ध्यान देना मैं इनको रिमूव कर रहा हूं या फिर रेज कर रहा हूं जी। अगर हमारे पास IRMS मिल गया है, ठीक है, तो यार हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा किसकी वैल्यू निकालना? I0 की वैल्यू निकालना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 कैसे निकालोगे? IRMS किसके बराबर होता है? I0 डिवाइड बाय √2। IRMS किसके बराबर है? I0 बाई √2। क्या चाहिए मेरे को? I0, और I0 किसके बराबर होगा? IRMS मल्टीप्लाई √2। क्या मिल गया यहां से? I0 मिल गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया हमारा। हो गया 5 पूरा। I0 निकल गया यहां से, I0 आ जाएगा IRMS, ठीक है, मल्टीप्लाई √2, और IRMS बराबर है ERMS अपॉन में Z, √2 इज इक्वल टू I0 मिल गया। I0 अगर मिल गया तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 पेंडिंग था वो भी पूरा हो जाएगा। कैसे? I किसके बराबर है? I0 sin ओमेगा t। I0 की वैल्यू कितनी होगी? ये बन जाएगा ERMS √2 अपॉन में Z, ये ऊपर 2 है, नीचे वाला Z है, ठीक है, और sin ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, मतलब 2 पाई मल्टीप्लाई 50 इंटू t, तो y बन जाएगा ERMS अपॉन Z और √2 इंटू साइन ऑफ 100 पाई t, जो कि आपको वैल्यू देगा किसकी भाई? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। देखो पता होने की जरूरत नहीं यार, एक एक चीज निकालते जाएंगे ना तो सारी चीज निकल जाएंगी। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि भाई हम एक बार में सारी चीज निकाल देंगे, नहीं पॉसिबल है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हो गया है। आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ईएमएफ हो चुका है, ई नोट हम निकाल चुके हैं, एवरेज निकाल चुके हैं, आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकाल ली मैंने। 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आई नोट निकल चुका है। आई नोट अगर मिल गया तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा हमारा। कैसे बताओ? क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा? आई नोट इंटू 0.637 किसके बराबर होगा? आई एवरेज के बराबर। आई एवरेज किसके बराबर है? आई नोट मल्टीप्लाई 0.637। ठीक बात है। आई नोट यहां से निकला, ये रहा आई नोट भाई ऊपर वाला, आई नोट यहां से निकल गया, 0.637 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? आई एवरेज। सारे क्वेश्चन भूल जाओगे आप, एक न्यूमेरिकली कर लो मन लगा के, तो बता रहा हूं सभी क्वेश्चन इसके अंदर है। हर टॉपिक जो एसी चैप्टर के अंदर आता है, हर टॉपिक का ऊपर मैंने न्यूमेरिकल बनाया है जो कि आप सोल्व कर रहे हो। तो भाई हमारे पास क्या आ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 6, यहां से मेरे पास आई एवरेज मिल गया, 6 पूरा हो गया। अब आते हैं हमारे पास में भाई 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन, और हमारे पास एक और क्वेश्चन था जेड वैल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास में जो ये है 8, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? जब रेजोनेंट कंडीशन होगी तो एक्सएल और एक्सी बराबर था। जब रेजोनेंट कंडीशन थी एक्सएल और एक्सी बराबर था। लो भाई यहां से क्वेश्चन नंबर 29 और 30 होंगे भाई। एक्सएल फाइंड आउट करना है और एक्सी भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सएल कैसे निकालोगे? पहले क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। एक्सएल क्या बनेगा बताओ? 2 पाई न्यू एल, 2 पाई न्यू एल,
एल पता है, अरे एल पता है 2 पाई एज इट इज, न्यू कितना 50, पुट कर दो क्या आ जाएगा एक्सएल। 30 की शुरुआत करते हैं, एक्सी किसके बराबर होगा 1 बाई ओमेगा सी, मतलब 1 बाई 2 पाई न्यू सी। क्या सारी वैल्यू नहीं पता है आपको? सी की वैल्यू पता है आपको, न्यू की वैल्यू पता है, एक्स आ जाएगा। अरे तभी तो हमारे पास जेड निकाल पाए थे हम। जेड किसके बराबर था? आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, कंप्लीट का रूट। अब याद करो, जब रेजोनेंट कंडीशन थी तो एक्सएल और एक्सी बराबर थे, एक्सएल और एक्सी बराबर थे, तो जेड हमारे पास आया था आर के बराबर। मतलब सर्किट का टोटल इंपीडेंस किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस के बराबर होगा। लेकिन कब होगा? जब हमारे पास में रेजोनेंट कंडीशन होगी। तो रेजोनेंट कंडीशन पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। कैसे सोल्व हो बताओ? जब रेजोनेंट कंडीशन होगी तो जेड किसके बराबर होगा? आर के बराबर। और आर कितना है? 10 ओम। तो जेड इज इक्वल टू आर, आर हमारे पास क्या गया? 10 ओम आंसर। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया हमारा सोल्व भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व हो गया है। अब बात करते हैं हमारे पास हमें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्योंकि जेड मेरे को पता होना चाहिए था, तब मैं निकाल पाऊंगा आई की वैल्यू। और आई कैसे निकालोगे भाई? एक बार इरेज करता हूं इसको। देखो मैंने आपको फिर कहा है, सुन लो भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हैं और वो सारे फार्मूले बस तोड़ मरोड़ के मैंने एक न्यूमेरिकल बनाया है। सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। 8 हमारे पास पूछ रहा है, करंट बताओ कब व्हेन रेजोनेंस कंडीशन। जब रेजोनेंस कंडीशन होगी तो आई किसके बराबर होगा? ईएमएफ डिवाइड बाय, वैसे करंट का फार्मूला क्या होता है? ईएफ बाय रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जब रेजोनेंस कंडीशन होगी तो जेड ऑटोमेटिकली आर के बराबर होगा। जेड किसके बराबर होगा? आर के बराबर। तो इसका मतलब मेरे पास में आई नोट मुझे फाइंड आउट करना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट मेरे को फाइंड आउट करना है। और वो कब होगा? जब हमारे पास इंपीडेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस के बराबर। और वो कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? जब मैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा। तो ई नोट डिवाइड बाय जेड, इसका मतलब है ई नोट बाय में आर, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई? आई नोट की। मतलब जब हमारे पास रेजोनेंस कंडीशन होगी तो करंट कितना बनेगा? ई नोट बाई आर के बराबर बनेगा। ई नोट कैसे निकालोगे? निकाल चुके पहले हम, फिर बता देता हूं। ईआरएमएस पता आपको कितना है? ईआरएमएस हमारे पास 220। ईआरएमएस किसके बराबर था? ई नोट बाई रूट 2 था। तो रूट 2 मल्टीप्लाई 220 किसकी वैल्यू आएगी भाई? किसकी वैल्यू? ई नोट की वैल्यू। ई नोट बाई में आर कितना गिवन है? 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 22 रूट 2। हमारे पास वैल्यू आ गई एम्पियर आई नोट की भाई। और ये वो करंट है जब रेजोनेंस कंडीशन होगी भाई। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? आई नोट मिल गया। अगली चीज भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? जेड बताओ जब सर्किट में आर और एल होगा सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर रूट। यार जब आर और एल होगा तो सी तो है नहीं। जेड का फार्मूला क्या था? आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब कैपेसिटर नहीं है तो एक्सी की वैल्यू क्या बन गई? 0। तो आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, कंप्लीट का रूट। एक्सएल हम निकाल चुके हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 में। एक्सएल हमारे पास मिल गया है, आर मुझे पता है, जेड निकल जाएगा। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की में। जेड बताना है कब? जब सर्किट में आर और सी होंगे। अब की बार एल नहीं है, कर दो यार क्वेश्चन। क्या बनेगा बताओ? जेड किसके बराबर होगा? आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, कंप्लीट का रूट। एक्सी क्वेश्चन नंबर 30 में निकाल चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 30 में निकाल चुका हूं। एक्सी की वैल्यू किसके बराबर? 1 बाई ओमेगा सी और 1 बाई 2 बाई न्यू सी, जो कि एक्सी के बराबर होगा। एक्सी मिल गया, आर मुझे पता है, जेड निकल जाएगा। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा किसी भी बुक का भी, अगर आप एक न्यूमेरिकल पूरा कर लोगे तो। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया? बुलेट न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पूरा हो गया हमारा भाई। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। फेज डिफरेंस पूछ रहा है एसी सर्किट में जब अकेला रेजिस्टेंस था। जब अकेला रेजिस्टेंस था तो फेज डिफरेंस कितना था बताओ?
ईएमएफ की इक्वेशन क्या थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन क्या थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों में पीछे एंगल कितना आया, ओमेगा टी ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस कितना आया, 0। तो फेज डिफरेंस हमारे पास में फाई कितना बन जाएगा, 0 डिग्री का बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा, जब सर्किट में अकेला रजिस्टर होगा। ठीक हो गया। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 13, फेज डिफरेंस पूछ रहा हमसे, लेकिन कब, जब सर्किट में अकेला इंडक्टर हो। अकेला जब इंडक्टर था तो ईएमएफ की इक्वेशन थी ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन थी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब करंट लीड नहीं कर रहा था, लैग कर रहा था। ईएमएफ लीड कर रही थी, करंट लैग बिहाइंड था, और कितने एंगल से था, पाई बाय 2 एंगल से। तो फेज डिफरेंस पाई आया था पाई बाय 2। ठीक हो गया। वेयर ईएमएफ लीड्स विद करंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। ठीक हो गया। अगली इस पे आते हैं भाई, जब सर्किट में अकेला कैपेसिटर था। क्वेश्चन नंबर 14, फेज डिफरेंस बताना है जब सर्किट में अकेला कैपेसिटर था। अकेला कैपेसिटर तो ईएमएफ का फार्मूला क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया। और हमारे पास में करंट की इक्वेशन क्या थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो इसका मतलब पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, लेकिन ईएमएफ लैग बिहाइंड है और करंट लीड कर रहा है। कितने एंगल से, पाई बाय 2 एंगल से। अगेन पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस मिल रहा है। ठीक हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर भाई नेक्स्ट, ये 1 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू में, ध्यान रखना, क्योंकि अब बार एमसीक्यू आ रहे हैं तो कहीं बच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 15, फेज डिफरेंस बताना है ईएमएफ के बीच में, मतलब वोल्टेज के बीच में, जब आर और एल थे। ये क्वेश्चन कब सोल्व होगा, देखो याद करो, जब ने आरएलसी को पिक किया था तो इस तरह का डायग्राम था। ये थी वीआर, ये थी वीएल, ये थी वीसी। इस डायग्राम को देख के ऑटोमेटिकली तुम्हारी याद आ जाएगी चीज। जब आर और एल थे, आर और एल का मतलब आर हीरा एल हीरा, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, 90 का। पाई बाय 2 का डिफरेंस है, तो फाई कितना आ जाए, पाई बाय 2 का हमारे पास। ठीक हो गया। जब सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टर थे तो ईएमएफ के बीच फेज डिफरेंस कितना था, पाई बाय 2 का था। ठीक हो गया, क्लियर भाई। ये हमारे पास थे क्वेश्चन भाई। कहां तक पहुंच गए, 15 तक पहुंच गए हम भाई। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, मैं इसको रेज कर रहा हूं भाई। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, जब आर और सी थे तो फेज डिफरेंस कितना था वोल्टेज के बीच। कैसे करोगे भाई, हाँ क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई। आर और सी अब की बार सर्किट में, तो ये याद करो, ये हमारे पास थी वी आर, ये थी वी एल और ये थी वी सी। बताओ भाई, आर और सी है तो फेज डिफरेंस कितना है, अगेन 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, जब एल और सी होंगे तो कितना फेज डिफरेंस होगा, पाई का, मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा ईएमएफ के बीच में, अगर सर्किट में रेजिस्टर ना हो, इंडक्टर और कैपेसिटर होंगे सिर्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और बन सकता है, मैंने आपको बताया नहीं है। क्वेश्चन नंबर भाई 17 पे आते हैं, यहां पाई हमारे पास कितना आ गया, पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू 1/2 पाई रूट एलसी, जिसको सोर्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इंडक्टर गिवन है, इंडक्टेंस एल है, सी गिवन है, अरे एल गिवन है, सी गिवन है, पुट कर दो यार, न्यू आ गया, सोर्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 17 की समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। याद करो फार्मूला क्या था, हाफ एल आई स्क्वायर। क्या फार्मूला था, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है भाई, एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला था इंडक्टर के अंदर। एल पता है और आई नोट मुझे पता है, मैं निकाल चुका हूं। जब सर्किट में आर एल सी तीनों होंगे तो ई नोट डिवाइड बाय जेड, ई नोट डिवाइड बाय जेड मेरे पास क्या आएगा, आई नोट की वैल्यू आएगी, मतलब हाफ एल, और ये बन जाएगा ई नोट बाय जेड, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास यू, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। जेड है, ध्यान रखना, टू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19,
ये हम कर चुके हैं पहले, बता दें आपको। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हुए, 20 क्या है? एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या वो और एक ही बात है, 2 पाई कर लिया। ओमेगा किसके बराबर होता है? 1/√LC। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल में पूछ रखा है, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में पूछ रखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा किसके बराबर? 1/√LC। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई एंगुलर फॉर्म में। भाई एल पता है, सी पता है, रूट में कर देंगे 1 करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। पावर डीसी पीरियड बतानी है जब सर्किट में अकेला रजिस्टर हो। याद करो, जब सर्किट में अकेला रजिस्टर था तो पावर डिसिपेशन का फार्मूला क्या था? E नोट I नोट अपॉन 2 इज इक्वल टू पावर, जिसको लिख सकते हैं E नोट बाई √2 और I नोट बाई √2। इसका मतलब है E वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू और I वर्चुअल वैल्यू। क्या नहीं पता? E नोट कितना है? 220। सॉरी, ERMS कितना है? 220। और IV हम निकाल चुके हैं वर्चुअल वैल्यू। कहां निकाल रखा? मेरा IRMS। क्वेश्चन नंबर 7 में IRMS मुझे पता था, ERMS मुझे पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा हमारे पास में? भाई पावर डिसिपेशन आ जाएगी जब सर्किट में अकेला रजिस्टर होगा। भाई ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं क्वेश्चन। भाई ध्यान दे लो, एक क्वेश्चन कर लो, मैंने आपको बता दिया है, इससे बाहर किसी भी किताब में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ही नहीं। सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे जिसने बिल्कुल ध्यान से हर पॉइंट को समझ लिया। सारे फार्मूले तो यूज हो गए यार, ठीक है, सारे तो फार्मूले यूज हो गए पूरे चैप्टर के इसमें। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई, हमारे पास 20th हो गया है, 21st हो गया रजिस्टर वाला, 22 पे आ गए भाई। जब अकेला इंडक्टर हो, याद करो पावर डिसिपेशन कितनी थी भाई? 0। जब सर्किट में अकेला इंडक्टर होता तो पावर डिसिपेट फुल साइकिल में कितनी होती है? 0 होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 23, कैपेसिटर के अंदर भी कितनी होती है पावर डिसिपेशन? 0। 23 की सॉल्व भाई। क्वेश्चन नंबर 24, पावर डिसिपेशन निकाल लिया जब RLC होगा। याद करो क्या फार्मूला था भाई? E नोट I नोट cos phi अपॉन 2 और E RMS I RMS और cos phi। cos phi होता R बाई Z, तो E RMS I RMS और रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस। किसका फार्मूला क्या भाई? किसका फार्मूला क्या बताओ? पावर डिसिपेशन का फार्मूला आ गया जब सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों हो गए। ठीक हो गया, ये पावर डिसिपेशन का फार्मूला है। क्लियर भाई? रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, इंपीडेंस में निकाल ही चुका हूं, R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर रूट। ERMS 220 है, IRMS क्वेश्चन नंबर 7 में निकाल चुके हम। ठीक हो गया, वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है हमसे भाई? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जिसका फार्मूला है 1/√L/C। दिस इज इक्वल टू क्यू वैल्यू। एनसीईआरटी में ये न्यूमेरिकल आपको क्यू वैल्यू के नाम से दिया गया है। क्यू वैल्यू का मतलब है क्वालिटी फैक्टर। तो यार R 1/√L/C फार्मूला है। R की वैल्यू पता है 10 ओम, L की वैल्यू पता है 20 हेनरी, C की वैल्यू पता है 20 माइक्रोफेराड। क्या सोल्व करके क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पावर फैक्टर बताना है। पावर फैक्टर क्या होता है? cos phi। और cos phi किसके बराबर होता है? R बाई Z। cos phi किसके बराबर होता है? R बाई Z के बराबर। रेजिस्टेंस पता है 10 ओम और Z किसके बराबर है? R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर कंप्लीट का रूट। Z में निकाल चुके पहले हम, cos phi आ जाएगा यहां से में। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, ई एवरेज बतानी है फुल साइकिल में। बताओ फुल साइकिल में एवरेज की वैल्यू क्या थी? 0। हाफ साइकिल में निकाली थी हमने लास्टली, वो जो की वैल्यू आई थी E नोट इंटू 0.637, वो हाफ साइकिल की थी। फुल साइकिल में कितनी वैल्यू होती है? 0। ई एवरेज की वैल्यू 28। आई एवरेज कितना था फुल साइकिल में? 0। आई एवरेज भी 0 था फुल साइकिल में भाई। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 हम कर चुके हैं। तो ये था हमारे पास बुलेट न्यूमेरिकल। जिसको भी ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए, मान लो आपको हर किताब के सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए, चैप्टर 7 के। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी चैप्टर 7 बुलेट न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, क्या नाम है इसका? बुलेट न्यूमेरिकल। ओके।